दूर से नमस्ते। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ा, दक्षिण से उत्तर की ओर। उत्तर भारत के गन्ना उत्पादन वाले 6 राज्यों के उत्पादन मूल्य में 2011-2020 के बीच 42% की बढ़ोतरी। दक्षिण भारत के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों में इस अवधि के दौरान उत्पादन मूल्य में आई 32.4% की गिरावट। दीपावली के बाद राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का डेरा। रात में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया 323। कुछ इलाकों में AQI पहुंचा 400 के पार। उधर महाराष्ट्र के पुणे में भी वायु प्रदूषण में इजाफा। बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का देश के असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में भी दिखा असर। गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव, कई घर क्षतिग्रस्त हुए और उखड़े पेड़। और अब समाचार विस्तार से। देश में गन्ने का उत्पादन अब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उत्तर भारत के गन्ना उत्पादन वाले 6 राज्यों के उत्पादन मूल्य में 2011-2020 के बीच 42% बढ़ोतरी हुई है। वहीं दक्षिण भारत के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों में इस अवधि के दौरान उत्पादन मूल्य में 32.4% गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन एक दशक में 30,216 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं इस दौरान गन्ने का उत्पादन करने वाले दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उत्पादन 26,823 करोड़ रुपए से घटकर 18,119 करोड़ रुपए रह गया है। और दीपावली को राजधानी दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद खूब पटाखे फोड़े गए। इस वजह से दिल्ली में हवा खराब स्तर पर पहुंच गई। रात में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया। ये बेहद खराब स्तर होता है। आज सुबह में भी दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में वायु प्रदूषण का असर ज्यादा देखा गया। कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो बेहद खराब स्तर की श्रेणी में आता है। दिल्ली में मंगलवार को सबसे ज्यादा प्रदूषण पूसा में रहा। यहां AQI 420 के स्तर पहुंच गया। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया था, लेकिन अब फिर से जहरीली हवा बहने लगी है। दीपावली के बाद महाराष्ट्र के पुणे में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। लोगों द्वारा भारी मात्रा में पटाखे जलाने के कारण शहर में प्रदूषण स्तर में काफी बढ़ोतरी की गई और पुणे वासियों की सुबह धुएं के चादर के बीच हुई। आसमान भी पटाखों से निकले धुएं की वजह से धुंधला हो गया। धुएं रूपी जहर की हवा में घुलने के बाद प्रदूषण में इजाफा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। उधर पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला भी जारी है। अब तक पराली जलाने में 3,700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से लगभग 60% मामले सिर्फ माझा क्षेत्र के तरन तारण, अमृतसर और गुरदासपुर जिले में दर्ज किए गए हैं। अक्टूबर और नवंबर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि होती है। इसके पीछे पंजाब और हरियाणा में पराली का अधिक जलाना भी एक वजह है। वहीं दिवाली पर पटाखे जलाने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब में 35% धान की कटाई पूरी हो चुकी है। सितंबर से बेमौसम बारिश के कारण फसल कटाई में कम से कम 10 दिनों की देरी हुई। इस खरीफ सीजन में पंजाब में लगभग 30.84 लाख हेक्टेयर धान का रकबा है। पंजाब सालाना लगभग 180 लाख टन पराली का उत्पादन करता है।
और भाजपा ने पराली जलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण नहीं लगा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना की। ये नफरत फैलाने की एक बहुत बड़ी साजिश आम आदमी पार्टी ने की है, जिसको बेनकाब किया है। और हमने पुलिस से ये भी डिमांड की है कि इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पे जो ऑर्गेनाइजर हों वहां पर मंत्री की उपस्थिति नहीं, उन्होंने खुद शपथ दिलाने का काम किया है, उन्होंने खुद नफरत फैलाने का काम किया है। इसलिए उनके खिलाफ और जो भी उसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जो अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। और जो ये लिखते हैं पूरे हम सभी को समान आदर और सम्मान के साथ सभी धर्मों को देखते हैं। अगर उनकी बात ये सही है, ढकोसला नहीं है, तो वो राजेंद्र पाल गौतम अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको बर्खास्त। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं चंद्रशेखर से बात करते हैं। चंद्रशेखर, जैसे कि अभी हम जान रहे थे कि दिल्ली और एनसीआर के AQI जो है वो बेहद खराब स्तर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, बावजूद इसके खूब पटाखे भी जलाए गए। और साथ ही साथ जैसे कि अभी हम खबरों में देख रहे थे कि पराली जलाने की खबरें भी बहुत आ रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। जी बिल्कुल रेशमा, और ये कमोबेश हर साल का ये ट्रेंड हो चुका है कि दिवाली के बाद से अचानक से काफ़ी सारा धुआं है और जो धुएं का गुबार है वो आसपास की आबो हवा में फैल जाता है। और इसका एक बड़ा कारण पराली को भी लिया जा सकता है, क्योंकि धान की कटाई के बाद किसानों के पास एक सस्ता विकल्प ये होता है कि वो उस जो पराली बची है उसको वो जला दे, और वो काफ़ी समय से वो ये करते आ रहे हैं इस प्रक्रिया को, और यही इस बार भी देखने को मिला है। और जब पराली जलाई जाती है, चाहे वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, आसपास के जितने भी जो स्टेट हैं वहाँ पर ये अमूमन ऐसा होता है। और इस दौरान पंजाब के पास से काफ़ी सारी पराली जो है वो जलाई जा रही है, और उसका जो धुआं होता है वो 2 से 3 दिन के भीतर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर एक चादर सी ओढ़ देता है धुएं की। और उससे उसमें जब फिर दिवाली का समय आता है और इसमें जो बम वगैरह फोड़ते हैं, तो उससे जो जहर है वो और ज़्यादा फैल जाता है पूरे आसपास के इलाकों में। तो ये इस वक्त भी कमोवेश स्थिति हुई है, लेकिन इस बार चूंकि पहले बारिश हो गई थी कुछ दिन पहले, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क देखने को इस बार मिला है AQI में। लेकिन फिर भी ये अभी वेरी प्योर कंडीशन में पहुँच चुका है, और ऐसे अगर थोड़ा सा भी अगर आगे की तरफ ये जाता है तो फिर ऐसे में स्थिति जो है और भी ख़राब हो सकती है। रेशमा, बिल्कुल चंद्रशेखर, अभी जैसे कि हमने देखा कि भाजपा ने पराली जलाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी सीधा निशाना साधा है, और ये कहा गया है कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उस पर आम आदमी पार्टी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। रेशमा, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हमने भी पंजाब का दौरा किया था और हमने देखा था कि काफ़ी सारे इलाकों में धान की जो फसल है उसकी कटाई लगभग पूरी हो चुकी है, और वहाँ पर पराली जो है वो फोल्ड करके रखी गई है, जिसमें से काफ़ी सारी मात्रा में जो है वो पराली को जलाया भी जा रहा है। अगर इस पर नियंत्रण की बात करें तो बिल्कुल केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे कि किसानों से सीधे जो पराली है उसको ख़रीदा जा सके, ताकि एक आमदनी भी किसानों को हो सके, और उसके जो नुकसान होते हैं जलने से और जो वायु प्रदूषण जिस प्रकार से फैलता है तो उसको भी नियंत्रित किया जा सके। तो इसके लिए बायो मास जो होता है, जैसे कि CNG, उससे बनाने की कोशिश की जा रही है, और उससे साथ ही साथ इथेनॉल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों को उठाया जा सके। यहाँ पर जो है कि राज्य सरकार के एफर्ट ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि स्टेट का मामला है, क्योंकि किसान जो है वो सीधे तौर पर स्टेट से जुड़े हुए हैं। वहाँ के जितने भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा बनाई गई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हो, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाई गई हो, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना राज्य की जिम्मेदारी बनती है। और अगर बड़ी मात्रा में पंजाब में या राजस्थान के इलाकों में पराली को जलाया जा रहा है बड़े स्तर पर, तो उस पर रोक लगाने में राज्य सरकार का एक बड़ा काम करने की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर ऐसा दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए दोनों ही पार्टियों के बीच में जो है
वाद और संवाद चल रहा है। दिल्ली में देखा जाए तो वो भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पंजाब में जिस प्रकार से पराई जलाई जा रही है उसका सीधा असर जो है वो दिल्ली के आबोहवा में पड़ रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन को अगर देखा जाए, अगर एक पार्टी की सरकार है तो निश्चित तौर पर प्रश्न उठने लाजमी है कि कार्यप्रणाली किस प्रकार से है, और जो आबोहवा जिस प्रकार से खराब हो रही है उसका खामियाजा जो है वो यहाँ के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, राज्य सरकारों को इस पर नियंत्रण रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर हम साथ साथ ये बात करें कि जो एक आम नागरिक है उसकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किस तरह से करे। और अगर हम दिल्ली वालों की बात करें तो दिल्ली वाले ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। जैसे मैंने कहा कि रिश्मा कि अगर ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर उसमें कई सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें जिस प्रकार से वेरी पुअर कंडीशन में इसको रखा गया है, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो बातें आ रही हैं कि 3 या 4 दिन के अंदर शायद ये स्थिति जो है वो बदलेगी, क्योंकि हवा लगातार चल रही है और हवा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, क्योंकि यहाँ से आबो हवा साफ़ हो जाएगी अगर हवा लगातार चलती चलेगी। अब इसमें प्रिकॉशंस की आपने बात की, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप मास्क लगा कर रहें, घर से बाहर कम से कम निकलें अगर आपको ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा पानी आपको ज़्यादा पीना है, फ्रेश एयर लेने की कोशिश करनी है, और जो योगासन है उनका क्या कहते हैं, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि खुली हवा से आपको बचना है इस वक्त, क्योंकि इस समय वाकई में जो सांस लेने लायक अभी आबो हवा नहीं रही है। तो छोटे छोटे ये प्रिकॉशंस हैं, इसको आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि हर नागरिक को खुद भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, और राज्य सरकारों का भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पराली जलाने पर नियंत्रण करें, और साथ ही साथ जो और कदम हैं बेहतरी के लिए वो भी उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान सित्रांग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। बंगाल की खाड़ी में बने इस तूफान के दक्षिण पश्चिमी तट से टकराने के बाद बड़े पैमाने पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बांग्लादेश में चक्रवात सित्रांग के दस्तक देने के बाद कम से कम 5 लोगों के मरने की खबर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता ने बताया कि बरगुना, नरेल, सिराजगंज जिलों और भोला के दीप जिले तूफान सित्रांग से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कॉक्स बाजार तट से हजारों लोगों और पशुओं को निकाला गया है। कॉक्स बाजार तट से कम 28,155 लोग और 2,736 मवेशियों को निकाला गया है। उधर इसके असर की वजह से पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के तटीय जिलों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान सित्रांग के निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर होने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात सित्रांग का भारत में असर दिखने लगा है। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हुआ। रुक्मणी गांव और हटे गांव में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हो गया। असम के नागांव में चक्रवात सित्रांग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शहर में बारिश के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए और पेड़ उखड़ गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सित्रांग का पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में व्यापक असर हुआ है। दीपावली की रात भर बारिश होती रही। कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और हुगली में सारी रात भारी बारिश हुई। तेज आंधी से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवात का प्रभाव दिन भर रहेगा। दिन भर बारिश होगी। दरअसल सोमवार रात बांग्लादेश के बरीसाल में चक्रवात ने लैंडफॉल किया था। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इसके प्रभाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हुई। दक्षिण 24 परगना में वक्हाली समुद्र तट के तट पर ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। नागरिक सुरक्षा के संतु दास ने बताया कि हम पर्यटकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हिफाजत की जा सके। और आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
तो बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में व्यापक असर नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेघालय में आपदा प्रबंधन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि सितरंग चक्रवात से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। और साथ ही मेघालय में बांग्लादेश की सीमा से लगे कम से कम 4 जिलों में प्रशासन ने चक्रवात के मद्देनजर सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। चक्रवात सितरंग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश की संभावना के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो हाई अलर्ट जारी किया गया मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया मुहिम से देश के कई पिछड़े इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल और आकांक्षी जिले कोरबा को डिजिटल इंडिया के तहत विशेष विकास की योजनाएं वहां चलाई जा रही हैं। यहां की सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम भी लगातार किया जा रहा है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बता दें कि 4G कनेक्टिविटी यहाँ शहरों से लेकर गांव तक लोगों को देश दुनिया से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये रिपोर्ट। आज का युग संचार क्रांति का है। आधुनिक भारत में डिजिटल इंडिया ने शहर के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी है। इस योजना के तहत गांव को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में नए आयाम लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडल अभियंता के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 विकास खंडों की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज में भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था, जिसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और बैंकिंग का कार्य आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफ़ी तेजी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है। जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप तुलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गाँव गंवई में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। केंद्र सरकार की संचार क्रांति की इस नई सोच ने छत्तीसगढ़ के गांव की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। आकांक्षी जिले में शामिल कोरबा भले ही विकास में दूसरे जिलों से पिछड़ गया हो, लेकिन यहाँ विकास को गति देने के केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में पकी धान की कटाई कर लें और कपास की पकी फसल की भी तोड़ाई जारी रखें। यहाँ मूली, शलजम और गाजर की बुआई की जा सकती है।
पंजाब के पश्चिमी मैदानी हिस्सों में टमाटर और मटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के मक्का किसान पकी फसल की कटाई कर लें। इस समय यहाँ उड़द, मटर, सरसों और गन्ने की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा के किसान भी कपास की पकी फसल की तुड़ाई जारी रखें। हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में धान और बाजरा की पकी फसल की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी हिस्सों में फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। इस समय यहाँ सरसों और उड़द भी बोई जा सकती है। साथ ही यहाँ के बुंदेलखंड अंचल में उड़द और मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। बिहार के दक्षिण जलोढ़ अंचल में मटर और आलू की बुआई कर लें। यहाँ के बस्तर पठारी अंचल में मक्के की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ पालक, मूली और मटर की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान अलसी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी हिस्सों में मूंगफली की पकी फसल की खुदाई जारी रखें। यहाँ मूंग, उड़द और चने की बुआई की जा सकती है। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, ग्वार और टमाटर की बुआई की जा सकती है। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी हिस्सों में धान और दलहन की कटाई कर लें। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का मंगलवार को अंतिम दिन। राज्य में नई विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को होगा मतदान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जिन कुलपतियों ने त्यागपत्र देने से इनकार किया है उनके खिलाफ उन्होंने फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केरल हाई कोर्ट ने 9 विश्वविद्यालयों के 9 कुलपतियों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि चांसलर द्वारा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस के आधार पर अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाता। केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने माकपा नेतृत्व से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को धमकी नहीं देने को कहा है, जो विश्वविद्यालयों के कुल अधिपतियों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की देर रात 2 गुटों में सांप्रदायिक हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की गई। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने पुलिस के सामने ही पेट्रोल बम भी फेंके। मंगलवार को लगने वाले सूर्य ग्रहण से पहले धार्मिक मान्यता के मुताबिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया। सूर्य ग्रहण से पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। आंशिक सूर्य ग्रहण की वजह से प्रयागराज के मंदिर भी बंद कर दिए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ब्रह्मा कुमारी के 85वें स्थापना दिवस समारोह और दिवाली उत्सव में शिरकत की। राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी के विश्व मुख्यालय में आयोजित समारोह को उपराष्ट्रपति ने संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि अब देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दीपावली के अवसर पर गुजरात के भावनगर में अपने गृह क्षेत्र पालिताना में टीबी रोगियों के साथ त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को और मजबूती प्रदान करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने गोद लिए टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 45 टीबी के मरीजों को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि नियमित दवा लेने से टीबी के मरीज 6 महीने में स्वस्थ हो सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 862 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219.56 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। 12 से 14 के आयु वर्ग के 4.12 करोड़ से अधिक बच्चों को उनकी कोरोना की पहली खुराक मिल चुकी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। Five, 4, 3